विपुल साहू जी हम मिले हुए हैं। हम दोनों जा रहे हैं मैसूर के लिए बेंगलुरु से, और एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात हो गई, एक दूसरे का परिचय हुआ। और इन्होंने अपना, ये उड़ीसा से आए हुए हैं और मैं बेंगलोर से। तो आज हम बात कर रहे हैं बहुजन और उनकी राजनीति किस तरह से समाज में किसका जो है असर होगा, कि बहुजन मूवमेंट में किस तरह से लोग अपनी बात रखते हैं। और हम भी चाहते हैं कि भाई इस बहुजन मूवमेंट के लिए जो लोग योगदान अपना दे रहे हैं, उन योगदानों का कम से कम फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। और राजनीति किस तरह से लोग कर रहे हैं आज के डेट में, उस पर हम लोग एक सफरनामा में और चलते चलते एक परिचय के जो है हो जाएगा। और हम बहुजन मूवमेंट के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हमारी अच्छी हो जाएगी। तो हम बहुजन मूवमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? अगर आप इस देश में हुक्मरान बनना है, तो वो हुक्मरान बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके जीवन संघर्ष में हमारा क्या योगदान हो सकता है? हम लोग कितने दूर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं लोगों में? तो कैसे पहुंचाएंगे हम लोग, अगर पहुंचाना है हम? जी ये सवाल बहुत बड़ा है। जी जी। और एक तरह से युवा होने के नाते मैं वही चीज हमारे आंदोलन से सीखने के लिए आया हूँ। जी जी। कि जैसा कि हमने यूपी में देखा है कि कितने कम समय के अंदर कितना बड़ा आंदोलन हो पाया, कितना शक्तिशाली आंदोलन हो पाया। और एक तरह से जो SC ST OBC माइनॉरिटीज हैं, उनका खुद के परिचय के अंडरस्टैंडिंग में इतना बड़ा बदलाव आया है। जी जी। तो और उसका प्रभाव मेरे राज्य में भी हुआ, उड़ीसा में भी हुआ। जी जी जी। तो उसको हमेशा मैंने दूर से देखा है, तो फिर नजदीक से हमारा जो सोच है, विचार है, कैडर कैसे रन होता है, किस तरह की इंटेंसिटी होती है। जी जी। तो उसी चीज को मैं सीखने के लिए, देखने के लिए आया। ओके ओके। तो आशा करता हूँ कि जरूर मुझे एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस मिलेगा। जी। जैसे मैंने जहाँ तक महसूस किया है, एक उस जमाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है 9 भाषा उनको आती थी। और जब वो आगरा में गए और भाषण वो दे रहे थे, और वो भाषण उनका था भोजपुरी में था। तो लोगों को, क्योंकि बाबा साहब थे, उनको भोजपुरी बढ़िया आती थी, और बिहार में भी वो भी बिहारी भाषा में बोलते थे। तो बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि हमारे बहुजनों की जो है सत्ता आएगी। आज के 40 साल बाद, तो 40 साल तो लोग उनके ऊपर, जो मनवादी लोग थे, तो वो हंस पड़े कि ये कुछ भी बोलते हैं, ये कुछ तो कर नहीं रहे हैं, और ये सत्ता का सपना देख रहे हैं कि हमारे बहुजनों की सत्ता आएगी। तो ये सपना हमारा 1995, 3 जून 1995 में ये सपना हमारा साकार हुआ। और 3 जून 1995 और 1935 में अगर हम देखेंगे, तो वो अगर जोड़ेंगे तो 40 साल होता है। हो रहा है? बिल्कुल। तो आप सोचिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो दूरदर्शी सोच था, वो ऐसे तो बोल नहीं रहे थे। और वो सपना कितने साल में पूरा हुआ? 11 साल। 11 साल 6 महीने में पूरा होता है। तो 11 साल 6 महीना, तो ये संघर्ष किसका था? बहुजनों का था। और वो जब सत्ता में आते हैं, तो कौन सा राज चलाते हैं? अशोक सम्राट का राज चलाते हैं। तो मानवर जी कहते थे कि मुझे बहुजनों का राज तो चाहिए, लेकिन अशोक सम्राट का राज चाहिए। जब अशोक सम्राट का आप राज चलाएंगे, तब इस देश में शासन सत्ता, बौद्धिक सत्ता आप चलाएंगे। जैसे कि जीवों पर दया करना, किसी जीव की हत्या ना हो,
किसी मनुष्यता के ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो, किसी अबला नारी के ऊपर शोषण ना हो, उसके साथ कुछ ऐसे दुष्कर्म ना हो जिससे वो पीड़ित होकर के आपसे न्याय मांगने आए, वो अपने हक अधिकार को पहचाने। मैं इस देश में ऐसी महिला का निर्माण करना चाहता हूँ जो बहुजन सत्ता चलाए, और वो बहुजन सत्ता जब चली पूरी दुनिया ने उसको देखा और देख करके उसका उनका नाम आयरन लेडी रखा। तो इतनी बड़ी उपलब्धि आप सोचिए, ये बहुजन मूवमेंट को तैयार करने में लगा। मान के चलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने जो इस देश में जो दिया, ये सच बात है कि विश्व गुरु अगर आज कहलाया जा रहा है तो गौतम बुद्ध की वजह से। तो वो सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा और उन्हें बोधिसत्व कहा ही जाता है कि भाई आज के आधुनिक अगर भारत में कोई हुआ तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हुए। पूरी जैसे बुद्ध को पूरी दुनिया जान रही है, वैसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी लोग जान रहे हैं और मान भी रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मान के चलिए आप खेती बो दिए हैं तो खेती में तो कुछ ना घास फूस तो उगेंगे ही ना। तो जब घास फूस उगेंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों को लगता है मैं भी इनके बराबर हूँ, लेकिन बाद में वो नष्ट हो जाते हैं। तो जब वो नष्ट हो जाते हैं तो उनको लगता है मैं तो इनके सामने नष्ट हो गया। भाई तुम्हारा जन्म ही हुआ है नष्ट होने का। जैसे मान के चलिए आपको उदाहरण के तौर पे हम एक देते हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं आपको, जैसे बरसात का पानी हो और नदी नाला से होके एक गढ़ही हो जाए, जैसे लोग बोलते हैं तालाब। तो तालाब का जो पानी होगा और वो कितने दिन तक टिकेगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने से ज्यादा वो टिकेगा नहीं। और एक कुएं का पानी अगर उसकी खुदाई हो और कुएं का पानी, वो कितने साल तक चलेगा? वो सदा चलेगा, क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो धरातल से जुड़ी हुई है। अपने जो महापुरुषों की जो जीवन संघर्ष है वो धरातल से जुड़ी हुई, वो सोत बना ली है। बौद्धिक क्षमता उसकी बहुत अपार हो गई है, वो ना खत्म होने वाली है। तो जो हम लोग बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, जो सामाजिक परिवर्तन चला रहे हैं, जो महापुरुषों ने जो सपना देखा था इस देश में कोई भी धर्म जाति का हो वो समानता से जिए, मानवता के आधार पर वो जीवित रहे, उसको जीव जंतु जितना हक आपको है उतना है उसको भी है। ये उसके अंदर भेदभाव जाति पंथ ये नहीं आने चाहिए। लेकिन इसी को समाज, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बाहर गए थे, विदेश गए थे पढ़ने, वहाँ की स्त्रियां समानता दिखी, तो उन्होंने कहा मेरा एक ऐसा देश है जहाँ पे समानता दिखी नहीं था, तो मैं भी यहाँ से अगर पढ़ कर के गया तो मैं भी एक ऐसा नारी मुक्ति आंदोलन चलाऊंगा जिससे नारी भी जो है स्वतंत्र रहेगी, अपने हक अधिकार की बात करेगी, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकेगा, और आने वाले समय में वो काफ़ी अपनी जो है ऊर्जा बढ़ाएगी और अपने अधिकार के लिए जो है खड़ी रहेगी, और वो लड़ेगी और जीतेगी भी और शासन सत्ता में भी रहेगी। अब मान के चलिए हम अगर देखते हैं तो इंदिरा गांधी को तो शासन सत्ता में रही पहली महिला, तो पहली महिला का ये अगर कोई देता है तो संविधान दे रहा है। और राष्ट्रपति अगर कोई हम देख रहे हैं तो मुर्मू को, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, फिर प्रतिभा पाटिल हैं, तो बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, ममता बनर्जी रही हैं, राबड़ी देवी रही हैं। तो ये अधिकार आज जो मिला है तो संविधान की वजह से, और ये संविधान इतना ताकतवर है कि वो चाहे वो सांप है आपको डसता हो लेकिन उसको भी आज़ादी देता है कि वो उसको आप मार नहीं सकते। और आपके खिलाफ अगर आपने मारा है उस सांप को, अगर मैंने आपके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया
तो आप 300 दोगे मुलजिम। ये पावर कहाँ से मिल रही, कौन दे रहा है? क्योंकि लोगों को भटकाना और खुद भटक जाना, इसको क्रांतिकारी नहीं कहते हैं। इसको एक अपना मतलब अपरबल सिंह कहते हैं, इसको अपनी मनमानी चलाना। तो बाबा साहब ने इसके ऊपर अंकुश लगाया, मानवर जी ने लगाया, बहन जी ने भी लगाया। तो इस तरह से जब हम शासन सत्ता चलाते हैं इस देश में, तो मान के चलिए कि हम बहुत ही बड़ा इस देश के करोड़ों करोड़ों जो शोषित पीड़ित वंचित हैं उनको न्याय देना। जैसे मान के चलिए हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, अब उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिक को समानता का अधिकार दे रहे हैं। बाबा साहब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 85 लोगों का नेतृत्व करने वाला इस भारत देश में था ही नहीं कोई। संविधान लिखते समय बाबा साहब ये नहीं कहते हैं कि मैं अंबेडकर ये संविधान लिख रहा हूँ कि इसको इस देश में लागू किया जाए, ऐसा नहीं लिख रहे हैं। वो ये लिख रहे हैं कि हम भारत के लोग इस देश को प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, कि हम जितने भी लोग हैं यहाँ के, हम सब मौलिक अधिकार को फॉलो करेंगे। मौलिक अधिकार सभी को दे रहे हैं। इतना बड़ा अधिकार आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको था ही नहीं। आपको चलने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये सारा अधिकार भारतीय संविधान में लिखा गया और आपको दिया भी गया। और आज जो आप हम सब ले रहे हैं, ये अधिकार आज तक किसी दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दिया जो बाबा साहब ने दिया। तो ऐसे मोमेंट के लिए हमें अगर काम करते करते अगर हमारे आप प्राण भी न्यौछावर होते हैं, तो इससे हमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने नाम के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये काम उनके लिए कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। कि हम इसका तो सुख दुख जो है हम तो भोग लिए, लेकिन क्या पता है कि आने वाली पीढ़ी इसको भोग पाएगी कि नहीं पाएगी, हमारी तरह वो आज़ादी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस आज़ादी के लिए हम परेशान हैं, बाकी हमारी कोई परेशानी नहीं है। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा चल फिर रहे हैं, अच्छा जो है लोगों में बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय में हम जो है अच्छा भी रहेंगे।